Hello students, today in this video we will discuss about equations of consumption function and equation of saving function with their components। यानी आज के हम इस वीडियो में उपभोग फलन और बचत फलन के समीकरण और उसके घटक तत्व या कारकों का अध्ययन करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये न्यूमेरिकल्स इससे बहुत आते हैं। कई बार क्या होता है कि इक्वेशंस दे रखी होती है तो इक्वेशंस के कंपोनेंट भी बताने होते हैं और उस कई बार इक्वेशंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो जो इक्वेशन है वो है C इज इक्वल टू A प्लस BY। ये एक सिंपल इक्वेशन है। कुछ बुक्स में ये ऐसे दे रखी होती है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, अब अगर ये दिस इट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब हमें मान लीजिए इसके कंपोनेंट्स बताने के व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन यानी इस समीकरण के कारक कौन कौन से हैं। जो हमने ये उपभोग फलन की समीकरण बनाई है इसके कारक कौन कौन से हैं। इसमें सिर्फ सिंपल सी बात यही बताना होता है कंपोनेंट के अंदर कि ये इक्वेशन जिन जिन वेरिएबल से मिलकर बनी है उनके मतलब बताने। जैसे C का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है और Y का मतलब क्या है। यानी हर इसके वेरिएबल का मतलब एब्रेविएशन या मतलब बताना ही इक्वेशन के कंपोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू हो गया कंजम्पशन। ठीक है, दूसरी ओर ये दे रखा है A, इस इक्वेशन में A दे रखा है और इस इक्वेशन C बार दे रखा है। दोनों का मतलब एक है, चाहे A लिख दो चाहे C बार लिख दो, दोनों का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। In the last video, I explained the meaning of autonomous consumption. ठीक है, I have explained this. So यहाँ पे हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे उसको, यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट पढ़ेंगे। A और C बार इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसे बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। अब देखिए क्या आता है इसमें, आगे क्या आ रहा है, आगे आता है B। अब इसमें B का मतलब क्या होता है, B रिप्रेजेंट MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मैंने ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और इसका मतलब एक और भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। यानी जो आप इसका डायग्राम बनाते हो उसका जो स्लोप होता है वो भी एमपीसी या बी होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, वाई, दोनों में देखो वाई आ रहा है, वाई एंड वाई इज इक्वल टू इनकम और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम यानी आय या राष्ट्रीय आय इसको बोलेंगे। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इनकम का मतलब यहाँ पे नेशनल इनकम ही माना जाएगा। Because in macroeconomics we study about the aggregates, not the individuals. तो इनकम जो एग्रीगेट में नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन बनी है ये है कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है या उपभोग फलन की समीकरण है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ एक ही अंतर है, एक ही जगह कई बार C बार लिखा होता है, दोनों का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। बाकी मैंने आपको मतलब इसका बता दिया। अगर आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ दिस इक्वेशन,
तो आपको यही बताना है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ज़्यादा अपन पेज खराब नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक एग्जांपल आ गया मान लीजिए, ठीक है। उसमें लिखा आ गया C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y, ये आ गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो A होगा यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो कितना है 200, ठीक है। और जो MPC है या जो B बोलेंगे शॉर्टकट में, वो कितना है 0.8, ठीक है। एंड Y इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब ये जो 0.8 है, इसका मतलब होता है, MPC का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इनकम जो है डेल्टा इनकम, अगर इनकम में 1 रुपये की बढ़ोतरी होती है, अगर इनकम 1 रुपया बढ़ती है तो कंजप्शन जो है डेल्टा C, जो कंजप्शन है वो 80 पैसे बढ़ेगा। या ऐसे ही बोल सकते हो, अगर 100 रुपये इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन 80 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 80% बताता है। असल में जो ये Y के पास लिखा होता है ना यहाँ पे, ये MPC या होता है या स्लोप होता है, या ये दर्शाता है कि अगर इनकम में 1 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कंजप्शन में इतना रुपये बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात को 100 में करना चाहो तो इनकम अगर 100 रुपये बढ़ेगी किसी व्यक्ति की तो 80 रुपये उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। एंड दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट, आगे का टॉपिक करते हैं, इससे आगे का लेते हैं अपन टॉपिक। अब मान लीजिए तो कंजम्पशन की बात हो गई। अब आता है मान लीजिए सेविंग फंक्शन इक्वेशन करते हैं अपन, इसी से अपन करते हैं सेविंग फंक्शन इक्वेशन। सेविंग फंक्शन इक्वेशन यानी बचत फलन समीकरण, ठीक है। इसका पहले मैं इक्वेशन बताता हूं, बाद में ये बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू -A प्लस 1 - B इंटू वाई। ये जो इक्वेशन बना ये है सेविंग फंक्शन का इक्वेशन। अब मैंने ये तो लिख तो दिया ये इतना होता है, लेकिन इसका ये बना कैसे, ये कोई हमें ऐसे गप्पे मार के या एज्यूम नहीं किया है। हमने जो पीछे भी सीखी थी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, उसी से बना है। देखो मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ, हाउ वी कैन डिराइव इट। देखो डेरिवेशन, इट्स अपन लिख देते हैं इट्स डेरिवेशन, यानी इसका हमने गणना कैसे की, डेरिवेशन कैसे किया। देखो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि y इज इक्वल टू C प्लस S, यानी जो इनकम होती है, y यानी इनकम, जो इनकम होती है वो या तो कंज्यूम कर ली जाती है कंजम्पशन, और प्लस क्या होती है सेविंग्स। y इनकम हो गई, y हो गई इनकम, C कंजम्पशन और S हो गई सेविंग। अब हमें निकालनी क्या है, S यानी सेविंग निकालनी है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी से देखो ट्रांसपोज कीजिए, S इज इक्वल टू Y माइनस C, यानी अगर आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो सेविंग आ जाती है। यहां तक ठीक है, ये हमने इसी से आया। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल में देखो S का वैल्यू रख देते हैं हम, Y का Y रख देते हैं, माइनस C यानी कंजम्पशन होता है, तो हम यहाँ पे कंजम्पशन का जो वैल्यू थे वो रख देंगे। कंजम्पशन की वैल्यू क्या है, C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। C का वैल्यू कितना है यहाँ पे A प्लस बी वाई। तो हम जहाँ पे C लिखा हुआ है वहां पे ब्रैकेट बनाएंगे और क्या लिख देंगे A प्लस बी वाई। हमने क्या किया, C की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी है, ठीक है। अब जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है उनको तो आसानी रहेगी, बाकी बच्चे भी समझ जाएंगे, इतना हार्ड है नहीं। देखिए आगे इसको S इज इक्वल टू वाई, माइनस को खोलेंगे तो क्या बन गया माइनस A माइनस बी वाई बन गया। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो साइन बदल जाता है, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है।
अब देखिए s इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम कि y को y के पास ले जाएंगे और a को अलग रख देंगे, तो माइनस a जो है ये आगे आ गया, और ये जो y है इसको आगे ले आएंगे, इसको ये भी y है, ये भी y है। अपना होता है ना अलजेब्रा के अंदर, x को x के पास रखते हैं, y को y के पास रखते हैं, z को z के पास रखते हैं, ताकि उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सके। तो y को y के पास रखिए, ये क्या y प्लस का है, प्लस y माइनस, और ये भी by है, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखिए आगे, अब s इज इक्वल टू माइनस ए, अब यहाँ पे प्लस, इसमें y इसमें y, तो y कॉमन आ गया, y से y कैंसिल, 1 माइनस b बचा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू माइनस, इस y को वहां ले जाएंगे, वहां लिख सकते हैं ना 1 माइनस बी वाई। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये सेविंग फंक्शन का इक्वेशन प्राप्त हुआ है, और हमने इसको कंजम्पशन के इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये इक्वेशन ये हो गया। एक चीज आप ध्यान दोगे बच्चों यहाँ पे, कि कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन अगर मैं बताऊं आपको, कंजम्पशन का इक्वेशन क्या था, कंजम्पशन का तो था c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये था। अब ये आपने एक चीज ध्यान दी होगी, इसमें a प्लस है और इसमें a माइनस है। अगर ये प्लस 100 है तो ये माइनस 100 है, अगर ये 200 है तो ये माइनस 200 है। यानी जब जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतनी डिसेविंग होती है, ये चीज इक्वल होती है यहाँ पे, लेकिन साइन बदल जाता है, ठीक है। और इसमें जो b होता है उसको 1 माइनस बी, ऐसे 1 माइनस करके लिखते हैं, वो मैं आगे समझ बताऊंगा आपको, आगे और भी चीजें आएंगी फॉर्मूले में, आप समझ जाओगे। अब इसके कंपोनेंट हमें बताने हैं। अब है इट्स कंपोनेंट्स, इट्स कंपोनेंट्स। तो जो s है इसमें वो क्या होगी, सेविंग हो गई, सेविंग हो गई। माइनस a है, इसको बोलते हैं डिस सेविंग, क्या बोलते हैं इसको, डिस सेविंग। और जो y है वो हो गई इनकम या नेशनल इनकम, यू कैन राइट इट नेशनल इनकम और इनकम, मे बी इट कैन बी राइट एज नेशनल इनकम। और ये जो 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको 1 माइनस एम पी सी भी बोल सकते हैं, जो आगे जाके एम पी एस कहलाएगा। मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, इसका जब आप पढ़ने वाले हो इसमें ये चीज़ आएगी। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, आप इसको नोट करते रहना। अभी जब मैं इसी वीडियो में जो आगे समझाऊंगा आपको न्यूमेरिकल, उससे ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अभी डाउट है भी ये कैसे है, तो भी आगे क्लियर होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आई है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, और एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध होता है, ये हमको बताना है यहाँ पे। यानी ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका हमें रिलेशनशिप बताना, संबंध बताना है। यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी औसत बचत प्रवृत्ति, और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसमें संबंध बताना है। संबंध का मतलब आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला ही बताना है। 12th लेवल में आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला ही बताना है, डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर किसी को हायर स्टडीज के लिए पूछना है तो कमेंट करके पूछें। तो इसका आप 3 तरीके से बता सकते हो। नंबर 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये इसका रिलेशनशिप, बेसिक जो रिलेशनशिप है, बेसिक जो इसका वो ये है, क्या है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, यानी कंजप्शन और सेविंग को जोड़ देंगे तो मतलब 1 आता है। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लो आपको एपीसी निकालनी हो, अगर आप ट्रांसपोज करें तो 1, ये वहां जाके माइनस का बन गया एपीएस, तो ये भी हो सकता है। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एपीएस निकालो तो 1 माइनस एपीसी बन जाता है। लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है, अगर आपने ये याद कर लिया तो दोनों आप अपने आप निकाल सकते हो, और अगर आप दोनों नहीं भी निकालो तो इसके हिसाब से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसका भी संबंध ऐसा ही है। नंबर 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकंड, अगर आप एमपीसी निकालनी है, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस हो गया। और थर्ड, अगर आपको एमपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी। और अगर आपको
ये जानना है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीएस एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव क्या होता है या ये क्या होता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले और इनका डेरिवेशन सब बताया था कि ये होती क्या चीज़ है। डेफिनेशन फॉर्मूले सब बताए थे मैंने आपको। तो अगर इनके बारे में डिटेल से जानना है कि ये क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन, क्या फॉर्मूला है, तो प्लीज़ सी माई लास्ट वीडियो। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है मैंने एपीसी प्लस एपीसी इक्वल 1 क्यों लिखा, ये मतलब कहाँ से आया। तो इसका मैं आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ। मैं आपको इसका डेरिवेशन सिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसका एपीसी प्लस एपीएस इक्वल 1 का सिखाता हूँ। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों कि इनकम इज इक्वल टू द सम ऑफ कंजप्शन प्लस सेविंग। अभी सिखाया आपको मैंने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ओके, अब अगर मैं इन सबको डिवाइड करूं y से, जैसे c को भी डिवाइड करूं y से, प्लस s को भी डिवाइड करूं y से, और y को भी डिवाइड करूं y से, सबको इनकम से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, c अपॉन y क्या होता है, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल सेविंग। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम क्या होती है, इट इज इक्वल टू द एपीसी। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। एपीसी का फॉर्मूला होता है टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। और ये देखिए, ये एस यानी सेविंग, टोटल सेविंग अपॉन इनकम, टोटल इनकम, ये क्या बनती है, एपीएस। और वाई अपॉन वाई के आगे 1, तो हमारा देखो पहला इक्वेशन इससे बना है। ठीक है, दूसरी ओर जो आपका ये वाला है कि सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, अगर आप डेल्टा लगा दो इसमें, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और ये डेल्टा, अब सब में क्या करो, डेल्टा वाई का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो ये जो फॉर्मूला बना ये वाला डेल्टा वाई अपॉन यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, ये क्या बनता है, एमपीसी का फॉर्मूला है ये। और ये जो फॉर्मूला जब लास्ट वीडियो में देखोगे तो ये फॉर्मूला बनता है एमपीएस का, और ये सिमिलर तो क्या आ गया, 1 आ गया। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि आपको डेरिवेशन समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 12th लेवल में आपको डेरिवेशन 99% चांस यही नहीं पूछेंगे। आपको तो सिर्फ ये याद रख लोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे जो मैथमेटिक्स के हैं या जिनकी मैथमेटिक्स में रुचि है, उसके लिए मैंने बता दिया कि भाई हमने ये रिलेशनशिप कहाँ से लेके आए हैं। ठीक है, आगे चलें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप इनकी न्यूमेरिकल्स भी करोगे, इनके हॉट्स क्वेश्चन भी करोगे, इनके सिंपल क्वेश्चंस भी करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनकी विशेषताएं, इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में क्या क्या है, कि हमको वो चीज़ ध्यान में रख के चलनी जरूरी है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भाई एपीसी की फुल फॉर्म क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम बात कर रहे हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति की, औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा कि एपीसी इज ग्रेटर देन 1 कब होगी, एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी 1 से ज्यादा कब होगी, जब तक एज लॉन्ग कंजप्शन इज मोर देन इनकम, जब तक जो कंजप्शन है वो इनकम से ज्यादा होगा तो एपीसी 1 से ज्यादा आएगी। कैसे, देखिए, जैसे मेरी बात सुनिए, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, यानी कंजप्शन अपॉन इनकम। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि कंजप्शन जो है वो कंजप्शन है 2, कंजप्शन है मान लो 20 और इनकम है उसकी 10, मतलब कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है। देख ये तो है, देखो कंजप्शन इज मोर देन इनकम। मैंने क्या माना यहाँ पे, कंजप्शन ज्यादा मान लिया, इनकम कम मान लिया, तो आंसर कितना आ रहा है, 2। तो इस एग्जांपल में एपीसी 2 आया, यानी एपीसी जो है वो ग्रेटर देन 1 आई। कब आएगी, जब कंजप्शन जो है वो ज्यादा होगा इनकम की तुलना में, एज कंपेयरिंग टू इनकम। एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1 इफ कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एपीसी इज इक्वल टू 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी जो है वो 1 तब होगी जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, और ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, जब कंजप्शन और इनकम इक्वल हो जाते हैं, यानी 100 रुपये इनकम है और 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, यानी जहां पे कंजप्शन और इनकम बराबर होगी, इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट एपीसी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है,
एंड देखिए यहाँ पे तीसरा, एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी एक से कब कम होगी, व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम। यानी देखिए जैसे एपीसी का फॉर्मूला है, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। अगर मैं ये कहूँ कि ये 70 था और ये 100 रुपये था, आपकी ने कंजप्शन 70 किया, 100 किया, इस बार आपकी इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, कंजप्शन आपका कम है, तो ये 0.7 आ रहा है। इस बार जो एपीसी की वैल्यू आई है वो लेस देन 1 है। कब आएगी, एपीसी विल बी लेस देन 1 इफ कंजप्शन इज लेस देन इनकम। यानी एपीसी एक से कम तब आता है जब आपकी कंजप्शन कम हो, इनकम उससे ज्यादा हो। अब देखिए एक चीज महत्वपूर्ण बात, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी एपीसी कम होता जाएगा, यानी आप जितनी इनकम बढ़ेगी उतना खर्चा नहीं कर पाओगे। जैसे जो लोग अमीर लोग होते हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी एपीसी बहुत कम होती है, और गरीबों की इनकम कम होती है तो उनकी एपीसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खर्चा, आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो इनकम बढ़ने पर एपीसी कम होती जाती है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब टाटा बिरला अंबानी की इनकम बहुत ज़्यादा, वो इतने रुपये खर्च थोड़ी करते हैं, उनके करोड़ रुपये कमाते हैं, तो करोड़ रुपये तो कंज्यूम नहीं हो सकते। तो जैसे इनकम बढ़ती है जो एपीसी होती है वो कम होती जाती है। एक चीज और देखिए इसके बारे में, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो कभी नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। जब आपका उपभोग है, जो कंजप्शन है, कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एपीसी भी जीरो नहीं हो सकती। कंजप्शन का मतलब होता है खाने पीने पे खर्चा, कपड़े पे, रोटी पे, कुछ भी खर्चा, कंजप्शन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर आपके पास खुद के पास इनकम भी नहीं हो तो भी कंजप्शन होता है, किसी से उधार लेते हो, पुरानी बचत यूज करते हो, कुछ भी करते हो, बट कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो। चाहे आप भीख भी मांगो तो भी उसकी वैल्यू ऐड होती है इसमें। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण बातें एमपीसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में। एक चीज और मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये चीजें, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इससे मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा ये, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अध्ययन करने से पहले इसके पीछे वाला वीडियो देख के याद करके समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब देखिए, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 एंड 1। जो एमपीसी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच आती है, यानी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आती है। आगे देखिए, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच पर्सन, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। एमपीसीएच हो चाहे एपीसी हो, पुअर्स की ज्यादा होती है, रिच की कम होती है। आगे देखिए, अब बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब एपीएस जीरो कब होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। एपीएस कब होती है, जीरो होती है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने ये एक चीज बताई थी कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे वाई और कंजप्शन बराबर हो, यानी जहाँ पे इनकम और कंजप्शन बराबर हो। अगर मान लो इनकम 100 रुपये है, कंजप्शन 100 रुपये है, तो सेविंग कितनी आएगी। सेविंग का मतलब होता है इनकम में से कंजप्शन घटाओ, तो 100 माइनस 100 यानी कितना हो गया, 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे इनकम और कंजप्शन बराबर हो। इनकम 100 रुपये कमाई, कंजप्शन 100 रुपये कर दिया, तो बचत कितना हुआ, 0 बचत हुआ, तो एपीएस भी 0 आती है। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। अगर इनकम तो 100 रुपये कमाई लेकिन सेविंग 0 की, तो एपीएस भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए आगे, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। मतलब जब सेविंग नेगेटिव हो जाती है ना, डिस सेविंग, जैसे मान लो इनकम 100 रुपये है, ठीक है, तो 0 तो मैंने बता दिया भी कि 0 भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे होगी, इनकम 100 रुपये थे लेकिन कंजप्शन उसने 120 रुपये कर दिए, तो सेविंग कितनी आएगी, वाई माइनस सी, यानी 100 माइनस 120, तो -20 सेविंग आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेविंग नेगेटिव में होगी तो एपीएस भी नेगेटिव में आएगी। और आगे देखिए, एपीएस कैनॉट बी और इक्वल टू और कैनॉट बी इक्वल और मोर देन 1। एपीएस ना तो इक्वल हो पाएगी एक के, ना ही बराबर और ज्यादा हो पाएगी। आगे चलते हैं।
ये छोटी सी बातें पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड नहीं, एक लाइन पढ़नी है आपको। अब एमपीएस की क्या याद करनी है आपको, एमपीएस की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होती है। ये कई बार एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन कि एमपीएस की वैल्यू कितनी होती है, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं होती है, तो ये आंसर है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा 1 नंबर का। इफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.6, हाउ मच विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 0.6 दे रखी है, 0.6 ये दे रखी है, और आपको एपीसी कैलकुलेट करनी है। तो अभी वाला फॉर्मूला लगा दो आप, तो चाहे तो ये लगा दो कि सर एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमें निकालनी है एपीसी, तो एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, आंसर आ गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला देखिए, इसमें क्या पूछा है कि एमपीसी दी हुई 0.8 और निकालनी है आपको एमपीएस। वो चीज लिख दो आप, एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1 और हमें निकालना है एमपीएस, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी हो गया, पुट द वैल्यू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक है, हार्ड नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आगे चलिए, अब आज इस क्वेश्चन में आते हैं। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है, तो इसको अपन ध्यान से करेंगे। देखो इसमें इनकम की वैल्यू, इनकम यानी वाई आपको, मैं काम करता हूँ इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ, बिकॉज हमने कुछ पेपर में दोबारा लिखे करना होता है ना। तो जैसे ये इनकम है हमारी, मैं लिख लेता हूँ दोबारा इसको, 0, 50, 100, 150 और 200, ये इनकम या वाई होगी हमारी। दूसरा हमें सेविंग्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, एस दिया हुआ है -20, -10, 0, 30, 60। ठीक है, अब हमें निकालना है एमपीसी, एमपीसी निकालना है, पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एमपीसी निकालना है और साथ साथ हमें एपीसी भी निकालना है। ठीक है, तो पहले इनका नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे, एपीसी भी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, और एपीसी का फॉर्मूला होता है टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। यानी दोनों क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कंजप्शन दे रखा है, इसमें भी कंजप्शन दे रखा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कंजप्शन वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर कैलकुलेटिंग एमपीसी एंड एपीसी वी हैव टू कैलकुलेट सी यानी कंजप्शन। पहले हम कंजप्शन निकालेंगे, तो इसमें लिख देंगे कंजप्शन यानी सी। अब कंजप्शन जैसे एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद रख लो कि एक तो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी इनकम इज इक्वल टू द कंजप्शन प्लस सेविंग। अब आपको निकालना क्या, सी निकालना है, तो सी क्या हो गया, सी इज इक्वल टू वाई माइनस एस, यानी इनकम में से सेविंग को घटा दोगे तो कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वाई माइनस एस, इनकम माइनस सेविंग्स। तो इसमें से घटाया इसको, 0 में से 20 घटाया तो 20 आ गया, इसमें से किया तो 60 आ गया, देन 100, 120 एंड 140। दीवार देख लेते हैं, 0 में से 20 माइनस किया तो 20 आ गया, 60 आ गया, 100, 120 एंड 140। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, अपना कंजम्पशन निकाल लिया है। अब हम पहले निकाल लेते हैं जो इजी चीज है, एपीसी निकाल लेते हैं पहले। एपीसी इजी होता है, एपीसी, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई से अपन निकाल देंगे। ये देखो सी है, सी कितना है, 20 है, सी 20 है, और वाई कितना है, 0। तो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। जैसे ये 20 है और ये 0 है, तो ये आ गया डैश का डैश, इसकी वैल्यू तो इन्फाइनेटिव होती है। फिर देखिए सी ये कितना है, 60,
ये 60 है अपॉन ये 50 है, तो ये कितना आ गया 1.2। ठीक है, अब ये कितना है 100 है, वो ये भी 100 है, 100 अपॉन 100, तो ये 1 आ गया। देन ये 120 अपॉन 150, तो ये कितना आ गया 0.8। देन ये कितना है 140 अपॉन 200, तो ये 0.7 आ गया। हमने सिंपल किया कि जो C है इसको y से डिवाइड कर दिया, 140 अपॉन 200, 120 अपॉन 150, 100 अपॉन 100, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे MPC। इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा मतलब चेंज कितना हुआ, इसमें अपने को चेंज बताना, सिंपल कंजप्शन नहीं आ गई, कंजप्शन में चेंज कितना हुआ। तो इसका एक रूल होता है कि जब भी आप मार्जिनल निकालो, चाहे एमपीसी निकालो चाहे एमपीएस निकालो, पहला हमेशा डैश आता है, पहला क्या आता है आइटम हमेशा डैश आता है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन कंजप्शन देखिए आप कि जैसे अपने कंजप्शन में चेंज निकालें, इसका चेंज देखिए पहले आप कि पहले कंजप्शन 20 था, अब कंजप्शन 60 हो गया, तो कंजप्शन में चेंज कितना आ गया, कंजप्शन में चेंज कितना आ गया 40 का चेंज आ गया 40 अपॉन। अब इनकम में देखिए, इनकम में देखिए, इनकम पहले 0 थी 50 हो गई, कितनी चेंज हो गई 50 चेंज हो गई, तो कितना आ गया 0.8 हो गया। सिमिलरली आगे देखिए कि पहले कंजप्शन कितना 60 था, अब 100 हो गया, कितना चेंज होगा 60 से 100 में कितना चेंज होता है 40 होता है। और यहाँ पे देखिए ये 50 से 100 हो गया, कितना चेंज आ गया 50 चेंज आ गया, तो ये भी 0.8 आ गया। सिमिलरली आप आगे देखिए कि ये 100 से 120 हो गया, 100 था 120 हो, कितना चेंज आ गया 20 का चेंज आया। और यहाँ कितना चेंज आ गया 100 से 150 हो गया 50 चेंज आया, है ना, तो ये कितना आ गया 0.4 हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए कितना चेंज आया, यहाँ पे 20 का चेंज आया, यहाँ 50 का चेंज आया इस साइड में, तो 0.4 हो गया। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका बच्चों आप। फाइंड आउट ऑटोनोमस कंजप्शन एंड टोटल कंजप्शन व्हेन सेविंग फंक्शन इज गिवन हियर। आपको सेविंग फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है 100 प्लस 0.5y, और आपको निकालना क्या क्या है देखिए, निकालना है आपको एक तो कि साहब ऑटोनोमस कंजम्पशन वो है क्वेश्चन मार्क, और दूसरा टोटल कंजम्पशन जो है टोटल कंजम्पशन ये भी क्वेश्चन मार्क, ये दो निकाल लें। अब ये इक्वेशन तो दे रखी सेविंग की, लेकिन पूछा उसने कंजम्पशन है, पूछा उसने कंजम्पशन है, तो पहले इसको कंजम्पशन में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसको कंजम्पशन में कन्वर्ट करेंगे। अब कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं बिकॉज वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो अगर c निकालें कंजम्पशन इज इक्वल टू y माइनस एस, यानी इनकम में से माइनस करेंगे कंजम्पशन, है ना, तो c इज इक्वल टू, अब ये y का y लिख देंगे यहाँ पे। अब s जो लिखा हो ना ये पूरी s की वैल्यू है, ये जो है ना ये पूरी ये s की वैल्यू है, ये वाली पूरी s की वैल्यू है, तो जहाँ पे s लिखा हुआ हम लिखा हुआ वहाँ पे हम ये वैल्यू लिख देंगे, यानी -100 प्लस 0.5y ये लिख देंगे। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू y माइन, अब इसको देखिए y साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन के प्लस 100 माइनस 0.5y। ओके, अब आगे देखिए इतना आ गया, देन ये आ गया c इज इक्वल टू, अब y को y के पास लिया 100 वहां पे जाएगा, 100 यहाँ पे आ गया, प्लस y माइनस 0.5y। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 100 प्लस y कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 0.5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 100
प्लस ये कितना बचा, 1 में से माइनस किया तो कितना बचेगा, ये 0.5 बचेगा, 0.5 वाई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बना है ना हमारा, ये कंजप्शन फंक्शन का इक्वेशन बन गया है। ये क्या बन गया है, अगर एस दे रखा होता है तो वो तो सेविंग फंक्शन का इक्वेशन होता है, और अगर सी गिवन होता है तो ये कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कंपोनेंट के अंदर भी इसके शुरुआत में कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये किस रूप में है, ए प्लस बी वाई के रूप में। यानी ए जो है वो ये है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। तो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन जो है, ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कितना आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, और आप इसमें अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है टोटल कंजम्पशन भी निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था, लिखना भूल गया था कि y की वैल्यू जो है वो 1500 गिवन है, और इसमें यह भी पूछा गया था कि टोटल कंजम्पशन क्या है। बाकी यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इसका टोटल कंजम्पशन भी निकाल देते हैं। देखिए, टोटल कंजम्पशन के लिए आप c की इक्वेशन लिख दीजिए। c इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला ना ये वाला इक्वेशन, देखिए c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई, इसको लिख लेंगे दोबारा। c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई। अब c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई जो है इनकम की वैल्यू, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, y इज इक्वल टू 1500। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, इस यहाँ पे, तो यहाँ पे 1500 वैल्यू पुट कर दिया हमने। सॉल्व करेंगे इसको, 100 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 750 आ गया, और इसको जोड़ा तो ये आ गया 850। यही हमारा टोटल कंजम्पशन है। आप चाहो तो इसको रुपीस वगैरह में भी लिख सकते हो, लिखोगे तो भी चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, इस चैप्टर में और भी न्यूमेरिकल्स हैं और थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे, इजी भी आएंगे। तो आप मेरा बस इस चैप्टर को लेके यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको एक भी वीडियो को आप मिस मत करना, क्योंकि अगर आप एक वीडियो को मिस कर दोगे तो उसके अगले वाला वीडियो में जो समझाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, फिर उससे आगे वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा जो ये वो सीक्वेंस से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। बीच में कुछ छोड़ दोगे तो आगे के 2-3 चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ सारे वीडियो जरूर देखें मेरे इसके आप। थैंक यू।